नमस्कार। तो आज हम इतिहास का अपना 9वां अध्याय नए साम्राज्य और राज्य पढ़ना शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि गुप्त साम्राज्य और हर्षवर्धन जैसे बड़े राजाओं के समय में भारत कैसा था और उनका शासन चलाने का तरीका क्या था। तो चलिए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं कि इस अध्याय में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे प्रशस्तियों से और जानेंगे कि समुद्रगुप्त कौन थे। फिर हम हर्षवर्धन और दक्षिण भारत के कुछ जरूरी राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम उस समय के प्रशासन और सेना को समझेंगे और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि उस दौर में आम लोगों की जिंदगी कैसी हुआ करती थी। तो चलिए इस अध्याय को समझने की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से। ये कहानी अरविंद नाम के एक बच्चे की है, जैसा कि आपकी किताब में भी दिया गया है। हुआ ये कि अरविंद को अपने स्कूल के एक नाटक में राजा का रोल मिला था। अब उसने सोचा था कि भाई वाह, शाही पोशाक पहनूंगा, मूंछों पर ताव दूंगा और शान से तलवार लेकर चलूंगा। लेकिन उसे तब बड़ी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे राजा बनकर वीणा भी बजानी होगी और कविता भी सुनानी होगी। अब वो सोच में पड़ गया कि ऐसा कौन सा राजा था जो एक संगीतकार भी था। तो अरविंद जिस राजा का रोल करने जा रहा था वो थे गुप्त वंश के बहुत ही प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त। अब सवाल ये उठता है कि हमें समुद्रगुप्त के बारे में पता कहाँ से चलता है। तो सुनिए, हमें उनके बारे में इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे हुए एक लंबे से लेख से पता चलता है। और इस लेख को लिखवाया था समुद्रगुप्त के ही एक दरबारी कवि और मंत्री हरिशेन ने, जो उन्होंने एक कविता के रूप में लिखा था। ये जो लेख था ये एक खास तरह का लेख था जिसे प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति एक संस्कृत का शब्द है जिसका सीधा सा मतलब होता है प्रशंसा या तारीफ। तो प्रशस्तियां वो लेख होती थीं जो राजाओं की तारीफ में लिखी जाती थीं। ये कोई नई बात नहीं थी, ये पहले भी होता था, लेकिन गुप्त काल में इसका महत्व काफी ज्यादा बढ़ गया था। तो समुद्रगुप्त की ये प्रशस्ति हमें उनके बारे में क्या-क्या बताती है। इसमें उनके कवि हरिशेन ने राजा की बहुत तरह से तारीफ की है। उन्होंने राजा को एक महान योद्धा बताया है, युद्ध जीतने वाला राजा कहा है, एक विद्वान बताया है और साथ ही एक बहुत ही बेहतरीन कवि भी बताया है। प्रशस्ति में तो यहाँ तक लिखा गया है कि वे ईश्वर के बराबर हैं। इस प्रशस्ति में राजा को एक योद्धा के रूप में बड़े ही काव्यात्मक अंदाज में दिखाया गया है। जरा देखिए क्या लिखा है कि उनका शरीर युद्ध के मैदान में सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरा होने के कारण बहुत ही सुंदर दिखता है। इस भाषा से पता चलता है कि कवि उनकी वीरता की कितनी ज्यादा प्रशंसा कर रहा है। राजा के दूसरे गुणों को सिक्कों पर भी दिखाया गया। जैसे आप इन सिक्कों में देख सकते हैं, उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इससे ये बात साबित होती है कि वो एक बहुत अच्छे संगीतज्ञ भी थे और यही तो वजह थी कि अरविंद को अपने नाटक में राजा बनकर वीणा बजानी थी। अब ये हिस्सा बहुत ही दिलचस्प है। हरिशेन ने अपनी प्रशस्ति में 4 अलग-अलग तरह के राजाओं का जिक्र किया है और ये भी बताया है कि समुद्रगुप्त ने उनके लिए कैसी नीतियां अपनाई। चलिए इस नक्शे को जरा ध्यान से देखते हैं। ये जो हरे रंग का क्षेत्र है ये आर्यवर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हरा के उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अब इन लाल बिंदुओं को देखिए, ये दक्षिणापथ के 12 शासक थे। ये लोग समुद्रगुप्त से हार तो गए पर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, तो समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने दिया। ये जो बैंगनी रंग वाले इलाके हैं ये पड़ोसी देश थे, जैसे असम और नेपाल। ये समुद्रगुप्त के लिए तोहफे लाते थे, उनके आदेशों को मानते थे। और आखिर में ये जो नीला क्षेत्र है ये बाहरी इलाके के शासक थे, जैसे कुषाण और शक, जिन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी बेटियों का विवाह भी उनसे करवाया। ज्यादातर प्रशस्तियों में शासकों के पूर्वजों के बारे में भी लिखा होता है। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में उनके परदादा, दादा, पिता चंद्रगुप्त और उनकी मां कुमार देवी के बारे में भी बताया गया है, जो लिच्छवी गण की थीं। इसमें यह भी बताया गया है कि उनके पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि ली थी। महाराजाधिराज का मतलब होता है राजाओं का राजा। अच्छा, तो समुद्रगुप्त और गुप्त वंश के बारे में जानने के बाद अब हम एक और बहुत जरूरी शासक हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख राज्यों को भी जानेंगे। राजा हर्षवर्धन ने आज से लगभग 1400 साल पहले शासन किया था। हमें उनके बारे में जानकारी 2 मुख्य जगहों से मिलती है। एक तो उनकी जीवनी हर्षचरित, जिसे उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में लिखा था,
और दूसरी जानकारी हमें चीनी तीर्थयात्री हुएनसांग यानी श्वेनज़्यांग के लिखे हुए विवरणों से मिलती है, जो हर्ष के दरबार में काफी समय तक रहे थे। हर्ष अपने पिता के बड़े बेटे नहीं थे, लेकिन जब उनके पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो गई तब वे थानेसर के राजा बने। उन्होंने कन्नौज को भी अपने अधिकार में ले लिया और फिर बंगाल पर हमला किया। उन्हें पूर्व में तो काफी सफलता मिली, लेकिन जब उन्होंने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तो चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें वहीं रोक दिया। जिस समय उत्तर भारत में हर्ष का शासन था, ठीक उसी समय दक्षिण भारत में पल्लव और चालुक्य, ये दो सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास फैला हुआ था और चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच के इलाके में था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी, जो उस समय एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र भी हुआ करती थी। आइए अब ये देखते हैं कि इन राज्यों का प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था और उनकी सेना कैसी थी। इस समय के प्रशासन में कुछ नए बदलाव आए। पहला तो ये कि कुछ जरूरी पद आनुवांशिक हो गए। आनुवांशिक मतलब पिता के बाद बेटे को वही पद मिल जाता था। दूसरा, कभी कभी एक ही आदमी कई पदों पर काम करता था, जैसे हरीशें समुद्रगुप्त के मंत्री भी थे और कवि भी। और तीसरा, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, उसमें भी शहर के मुख्य बैंकर या व्यापारियों जैसे बड़े लोगों का काफी दखल होता था। ये नीतियां कुछ हद तक तो काम कर जाती थीं, लेकिन कभी कभी ये अधिकारी इतने ताकतवर हो जाते थे कि वे अपना अलग राज्य ही बना लेते थे। सेना में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया। इस समय कुछ ऐसे सेना नायक होते थे जिन्हें सामंत कहा जाता था। इन्हें रेगुलर सैलरी नहीं मिलती थी। उसके बदले में राजा उन्हें जमीन का एक टुकड़ा दे देते थे और वे उस जमीन से टैक्स वसूलते थे और उसी पैसे से अपनी सेना और घोड़ों की देखभाल करते थे। जब भी राजा को जरूरत पड़ती, ये सामंत अपनी सेना के साथ उनकी मदद करने आते थे। पर इसमें खतरा भी था। जब भी कोई राजा कमजोर पड़ जाता तो ये सामंत खुद को आजाद घोषित करने की कोशिश करते थे। ये सामंत व्यवस्था समझना बहुत जरूरी है। हमारे एड्यूटेकन के नोट्स में भी इस पर खास ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ये आगे भी काम आएगा। देखिए, इतिहास सिर्फ राजाओं और उनकी लड़ाइयों के बारे में तो नहीं है। ये जानना भी तो जरूरी है कि उस जमाने में आम लोग यानी कॉमन पीपल कैसे रहते थे। चलिए अब हम इसी के बारे में पता करते हैं। हमें आम लोगों की जिंदगी की झलक कालिदास जैसे महान लेखकों के नाटकों से मिलती है। उनके नाटकों में एक बहुत ही दिलचस्प बात देखने को मिलती है। वो ये कि राजा और ज्यादातर ब्राह्मण संस्कृत भाषा बोलते हुए दिखाए गए हैं, जबकि बाकी सभी लोग और महिलाएं प्राकृत भाषा में बात करती थीं। इससे हमें उस समय के समाज के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है। एक और जानकारी हमें चीनी यात्री फाहियान के लेखों से मिलती है। उन्होंने उस समय के समाज की एक बहुत ही दुखद सच्चाई पर ध्यान दिया। उन्होंने उन लोगों की बुरी हालत के बारे में लिखा है जिन्हें अछूत माना जाता था। फाहियान लिखते हैं कि इन लोगों को शहरों से बाहर रहना पड़ता था और जब भी वे शहर या बाजार में आते थे तो उन्हें लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करके आवाज करनी पड़ती थी, ताकि दूसरे लोगों ने गलती से छू न ले और अपवित्र होने से बच जाए। बाणभट्ट ने अपनी किताब हर्षचरित में राजा की सेना जब कहीं जाती थी उसका बड़ा ही सजीव वर्णन किया है। जब राजा की विशाल सेना चलती थी तो उनके साथ नगाड़े और तुरही बजाने वाले भी चलते थे। सेना के चलने से इतनी धूल उड़ती थी और इतना सामान इधर उधर होता था कि बाणभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। जब सेना किसी गांव से गुजरती थी तो गांव वालों को उनका स्वागत सत्कार करना पड़ता था। ये उनकी जिम्मेदारी थी। वे राजा के लिए दही, गुड़ और फूलों जैसे तोहफे लाते थे और उनके जानवरों के लिए चारा भी देते थे। साथ ही वे राजा से मिलकर अपनी शिकायतें और परेशानियां भी बताना चाहते थे। इससे पता चलता है कि सेना का आना गांव वालों के लिए एक बहुत बड़ी घटना होती थी। हम एजुटेकन में हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि इतिहास को आम लोगों के नजरिए से भी समझना चाहिए। बाणभट्ट का ये जो वर्णन है, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि युद्ध का असर सिर्फ सैनिकों पर ही नहीं बल्कि आम जनता पर भी बहुत गहरा पड़ता है। आपकी किताब में भी ये सवाल पूछा गया है कि आज के समय में युद्ध का असर आम लोगों पर कैसे पड़ता है। इस पर जरूर सोचिएगा। तो चलिए आज की क्लास को खत्म करने से पहले एक छोटा सा रिकैप करते हैं। आज हमने जाना कि प्रशस्तियां क्या होती हैं और उनसे हमें राजाओं के बारे में क्या पता चलता है। हमने समुद्रगुप्त और हर्षवर्धन जैसे महान शासकों की जीत और उनकी नीतियों को समझा।
हमने ये भी देखा कि उस समय प्रशासन और सेना में क्या नए बदलाव आए थे। और आखिर में हमने नाटकों और यात्रियों के विवरणों से आम लोगों की जिंदगी को जानने की कोशिश की। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है।